नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी अपने घुटने के दर्द से बिना सर्जरी के छुटकारा पाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। मैं आज इसी विषय पर बात करने जा रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपको लेटेस्ट और एडवांस्ड नॉन सर्जिकल सेल बेस्ड ट्रीटमेंट के बारे में बताने जा रही हूँ। जी हाँ, आपने सही सुना, ये नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है जिसके कारण कोई मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन नहीं और ना ही आपको कोई सर्जरी करवानी पड़ेगी। इसी वीडियो में मैं आपको एक फेमस ऑर्थो सर्जन से भी मिलवाऊंगी जो हमें स्टेम सेल थेरेपी के बारे में और अच्छे से बताएंगे। साथ ही वो इस थेरेपी से जुड़े हमारे मन में उठने वाले काफी सारे सवालों का जवाब भी देंगे। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम वर्षा है और ये वीडियो मैं आपके लिए मेडिको एक्सपर्ट की तरफ से लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, अगर आपके घर में भी कोई है जो घुटनों या हिप्स के दर्द से परेशान है और आपके डॉक्टर ने आपको नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट रिकमेंड कर दिया है, तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको डॉक्टर अनंत बागुल से मिलवाना चाहती हूँ जो आज मेरे साथ आपके सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। तो जानिए, डॉक्टर बागुल एक ऐसे ऑर्थो सर्जन हैं जिन्होंने हजारों जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करी है और साथ ही साथ में उन्होंने स्टेम सेल थेरेपी पर भी काफी रिसर्च की है। क्योंकि डॉक्टर बागुल कन्वेंशनल और एडवांस सेल थेरेपी दोनों पर अच्छी पकड़ रखते हैं, तो वो हमें अच्छे से गाइड कर सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं डॉक्टर बागुल से कि कौन सा ट्रीटमेंट सबसे अच्छा है आपके घुटनों के दर्द के लिए। नमस्कार डॉक्टर बागुल, हमारे सारे व्यूअर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेडिको एक्सपर्ट्स चैनल पर। नमस्कार। डॉक्टर बागुल, हमारे काफी दर्शकों को सर्जरी से बहुत डर लगता है और उनकी पहली पसंद नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ही होता है। तो डॉक्टर बागुल, क्या आप हमें बताएंगे कि ऑर्थोपेडिक सर्जन्स टोटल नी रिप्लेसमेंट या टोटल हिप रिप्लेसमेंट क्यों रिकमेंड करते हैं और उससे बचने के क्या तरीके हो सकते हैं? साथ ही क्या कोई ऐसा तरीका भी है जिससे हम नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी से बच सकते हैं? क्योंकि हमारे काफी दर्शकों को सर्जरी से बहुत डर लगता है और उनकी पहली पसंद हमेशा नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ही होता है। बात ऐसी कि जॉइंट रिप्लेसमेंट या जोड़ों का दर्द की हम बात करते हैं तो ऐसा देखा गया है कि उम्र के साथ साथ और हड्डियों की कमजोरी के साथ साथ ऊपर की जो कार्टिलेज या कुर्चा रहती है वो काफी खराब हो जाती है, उसका डलना शुरू हो जाता है। एक बार ये कुर्चा इर्रेगुलर हो गई तो फिर वो वजन लेने में समर्थ नहीं रहती, वजन लेने में दर्द शुरू हो जाता है, इंस्टेबिलिटी हो जाती है और पेशेंट का चलना फिरना काफी कष्टपूर्ण हो जाता है। ऐसे कंडीशन में शुरुआत में हम कुछ पेन किलर जैसी दवाई देके हम ये जो दर्द कम करके हम पेशेंट की सहायता कर सकते हैं, मगर सिर्फ वो शुरुआती के दौर में। जब ये डैमेज या क्षति बहुत ज्यादा हो जाती है, जब ये कुर्चा काफी बहुत खराब हो जाती है, वजन लेने के नहीं रहती, तब कोई प्रश्न आता है कि अब क्या किया जाए। ज्यादातर तक डॉक्टर बताएंगे आपको कि ये जो घुटना खराब हो गया है या कुल्ला खराब हो गया है वो बदल दे, वहां स्टील का नया जोड़ लगाए। स्टील का जोड़ लगाएंगे तो फिर ये तकलीफ काफी कम हो जाएगी। बात तो एक हद तक सही है कि अगर हम नया जोड़ लगाएंगे तो कुछ दिन तक, यानी 2, 4, 5 साल तक ये तकलीफ से थोड़ा आराम मिल सकता है, मगर इसका जो दायरा जो है वो काफी सीमित है। जैसे कि इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा रहता है, दुष्परिणाम काफी ज्यादा हो सकते हैं। ये नया जोड़ जो है वो जल्दी ढीला हो सकता है, जल्दी इसमें इन्फेक्शन हो सकता है, अनस्टेबल हो सकता है, दर्द शुरू हो सकता है, काफी उस पर खर्चा भी बहुत ज्यादा आता है और उसकी लाइफ लिमिटेड होने की वजह से जब उसकी लाइफ खत्म हो जाती है तब नया जोड़ लगाने का और एक बार ऑपरेशन करना पड़ता है और वो बहुत दिक्कत वाली बात रहती है। यानी इतना बड़ा खर्चा, सिकल सर्जरी बहुत कॉस्टली रहती है, उसकी कॉम्प्लिकेशन रेट भी बहुत ज्यादा रहती है। तो इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो अभी ऐसा अच्छा पर्याय आया है जिसकी वजह से हम ये टोटल हिप रिप्लेसमेंट या टोटल नी रिप्लेसमेंट हम टाल सकते हैं। हम कैसे टाल सकते हैं? अब ये कुर्चा जो खराब हो गई है वहां अगर नई कुर्चे का अगर परत लगाएंगे, रीजनरेशन करवाएंगे,
और जैसे कार्टिलेज का नई परत या लेयर आना शुरू हो जाएगा, वैसे वैसे मूवमेंट स्मूथ होना शुरू हो जाएगा, दर्द खत्म हो जाएगा, पेशेंट का स्टेमिना बढ़ेगा, चलने की क्षमता रहेगी, और जॉइंट रिप्लेसमेंट इतना ही नहीं तो सिर्फ पेन किलर की गोली के ऊपर का भी डिपेंडेंस उसका काफी कम हो जाएगा। सो ऐसा देखा जाए तो अगर पुनर्जीवन का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो जॉइंट रिप्लेसमेंट और बाकी सब दिक्कतें हम आराम से टाल सकते हैं। उस विषय में आगे चल के और चर्चा करेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही विस्तार पूर्वक हमें बताया कि घुटनों का दर्द कार्टिलेज खराब होने की वजह से होता है, और जब बहुत ज्यादा कार्टिलेज खराब हो जाता है तो हमारे ऑर्थो सर्जन हमें सर्जरी की सलाह देते हैं। आपने सर्जरी अवॉइड करने के लिए कार्टिलेज की रीजनरेशन या पुनर्जीवन की बात की। क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन सी टेक्निक है जिससे कार्टिलेज का रीजनरेशन भी हो सकता है? इसको स्टेम सेल टेक्निक बोलते हैं। स्टेम सेल का तकनीक का इस्तेमाल करवा के ये हम अचीव कर सकते हैं। स्टेम सेल क्या होता है? स्टेम सेल ये पुनर्जीवन की प्रोसेस है, पुनर्जीवन की प्रक्रिया है, जिससे खराब या मृत कोशिका की जगह नई कोशिका के निर्माण करना, और नई कोशिका जैसे तैयार हो जाएगी और पुराने खराब कोशिकाओं का रिप्लेस करेगी, उस जगह नई कोशिका तैयार हो जाएगी, तो धीरे धीरे आपके प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। जॉइंट में भी वही रहता है। कार्टिलेज का जो बेस लेयर रहता है, जिसको बोलते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट एंड कॉन्ड्रोसाइट, जो डैमेज हो चुका है, वह नया कॉन्ड्रोब्लास्ट की कोशिका तैयार करने का ये जो जरूरत है वो स्टेम सेल द्वारा हम पूरी कर सकते हैं। एक बार नए कॉन्ड्रोब्लास्ट तैयार हो जाएंगे, नया हाईलाइन कार्टिलेज तैयार हो जाएगा, तो उसके बाद धीरे धीरे करके वो नया लेयर ऑफ द कार्टिलेज उसके ऊपर आ जाएगा, घुटना वापिस स्मूथ हो जाएगा, चिकना हो जाएगा, और आपकी समस्या काफी हद तक 90-95% तक आपकी कम हो जाएगी। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब ने बताया कि स्टेम सेल थेरेपी रीजनरेशन की साइंस पर आधारित है, जिसका उपयोग करके हम अपने डैमेज कार्टिलेज को रीजनरेट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगला सवाल, आपने खुद हजारों जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज की हैं और आपने स्टेम सेल थेरेपी में भी महारत हासिल की है। तो अगर कोई पेशेंट सर्जरी और स्टेम सेल थेरेपी दोनों के लिए उपयुक्त है, तो आपकी सलाह ऐसे पेशेंट के लिए क्या होती है? जहां तक हम ऐसा चॉइस करते हैं कि अगर पेशेंट यंग है, नौजवान है, उसकी उम्र कम है, उसमें हम स्टेम सेल को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, बिकॉज उसको जो ये जोड़ जो है वो लाइफ लॉन्ग यूज करना पड़ता है। इस कारण स्टेम सेल से भी नया जोड़ देने के बजाय नया कार्टिलेज दे दे तो उसकी जिंदगी पूरी आसान हो जाएगी। वापिस नए रिपीट सर्जरी या रिवीजन सर्जरी की जरूरत उसको नहीं पड़ेगी। ओल्ड एज में क्या होता है, जॉइंट की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम रहती है, स्ट्रेस और स्ट्रेन उसके ऊपर कम रहता है, और उसकी जिंदगी के हिसाब से एक 8-10 साल का भी अगर उसको रिलीफ मिले तो काफी रहता है। जो हम जॉइंट रिप्लेसमेंट द्वारा लोहे का नया जोड़ दे के भी हम ये पूरा कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट, नौजवान पेशेंट हैं तो स्टेम सेल करवाइए, अगर ओल्ड पेशेंट है, बूढ़ा पेशेंट है, तो जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाइए। ऐसा मैं मोटे तौर पे बोल सकता हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जो पेशेंट 60 से 70 के एज ग्रुप में हैं, क्या वो स्टेम सेल के बारे में सोच सकते हैं? पेशेंट का ये चॉइस रहता है कि पेशेंट चाहता है कि चीरफाड़ ना हो, लोहे की चीज शरीर के अंदर ना डाली जाए, तो स्टेम सेल उनके लिए बहुत अच्छा पर्याय है। तो हम तो पेशेंट के ऊपर बहुत बार चॉइस दे देते हैं कि भैया ये दोनों चॉइस अपने पास है, स्पेशली ओल्ड पेशेंट में ये दोनों चॉइस अपने पास है, आप क्या चाहते हैं। अगर पेशेंट चाहता है कि स्टेम सेल करवाए तो उसको भी हम स्टेम सेल ऑफर कर सकते हैं। मगर ओल्ड एज में क्या रहता है, रिपेयर एंड रीजनरेशन कैपेसिटी थोड़ी सीमित हो जाती है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिर भी वो पेशेंट के ऊपर रहता है, आपको स्टेम सेल चाहिए या जॉइंट रिप्लेसमेंट चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर मैं आपकी बात को समराइज करूं, तो आपकी सलाह के अनुसार वो पेशेंट जो कि 50 साल से कम उम्र के हैं, उनके लिए स्टेम सेल थेरेपी ज़्यादा उपयुक्त है, और जो पेशेंट 50 से 70 साल की उम्र के बीच के हैं, उनके लिए ये ऑप्शन दिया जा सकता है। और वो पेशेंट जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है,
उनमें रीजनरेशन कैपेबिलिटी बहुत ही रेस्ट्रिक्टिव होती है, तो उनके लिए सर्जरी एक बेहतर विकल्प है। डॉक्टर साहब, नीज और हिप्स के अलावा हम स्टेम सेल का उपयोग किस किस ऑर्थोपेडिक कंडीशन में कर सकते हैं? ऐसे बहुत सारे हड्डियों और जोड़ों के तकलीफें हैं जिसमें स्टेम सेल का काफी महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है अवैस्कुलर नेक्रोसिस, यानी वो जो फीमर का जो हेड, जो कूल्हे में जो फीमर का जो हेड है उसमें अगर खराबी आ जाए, वो धीरे धीरे करके उसका कार्टिलेज जड़ना शुरू हो जाएगा ब्लड वेस्कुलरिटी या ब्लड सप्लाई की प्रॉब्लम की वजह से। तो ऐसे पेशेंट में काफी दर्द हो जाता है और आखिर में उसको रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। स्टेम सेल द्वारा हमें नई कार्टिलेज तैयार करना और डैमेज बोन रिपेयर करवा के उसमें स्ट्रेंथ डालना, ये स्टेम सेल द्वारा हम करवा सकते हैं। तो ये हो गया अवैस्कुलर नेक्रोसिस। ग्रेड 3 तक हम अवैस्कुलर नेक्रोसिस के हेड्स हम बचा सकते हैं और ऑपरेशन टाल सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण डिसीज है जिसमें स्टेम सेल का काफी अच्छा योगदान रहता है, वो यानी डिस्क प्रोलैप्स, यानी जिसको बोलते हैं मन का डिस्प्लेस होना। इसमें भी स्टेम सेल का काफी अच्छा हम उपयोग कर सकते हैं। और में नसों की जो ताकत गई है, नसों की जो सूजन आई है और डिस्क का जो प्रेशर रिव्यू करने का काम है, वो स्टेम सेल काफी अच्छा करता है। ऑस्टियोपेट्रोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऐसे हड्डियों की और बहुत सारे बीमारियां हैं। लिस्ट तो बड़ी लंबी है, मगर मैं आपको कॉमन तौर पे ये सामान्य जो हड्डियों की जो तकलीफ है उसके बारे में आपको मैं इन शॉर्ट बताया है। वैसे पेशेंट टू पेशेंट हम डिसाइड कर सकते हैं क्या स्टेम सेल का उपयोग होता है या नहीं होता है। सर जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। लिस्ट तो काफी बड़ी है, पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप स्टेम सेल थेरेपी के बारे में एवेस्कुलर नेक्रोसिस, डिस्क प्रोलैप्स, ऑस्टियोपेट्रोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस इन कंडीशन में भी विचार कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगला सवाल जो हमें काफी सुनने में मिलता है कि हर ट्रीटमेंट की एक लाइफ होती है। जैसे TKR और THR की लाइफ 8 से 10 साल तक मानी जाती है और उसके बाद हमें रिवीजन सर्जरी की जरूरत पड़ती है जो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। तो डॉक्टर साहब, इस स्टेम सेल थेरेपी से हुए बेनिफिट्स कितने वक्त तक इफेक्टिव रहेंगे और कोई ऐसा तरीका है जिससे इस टाइम फ्रेम को बढ़ाया जा सके? लेकिन 10-15 साल तो कम से कम पकड़ की चीज चलिए, यानी जब तक कार्टिलेज नया तैयार होते रहेगा तब तक स्टेम सेल का इफेक्ट आ जाता है। सो आप मोटी तौर पे 10 या 15 साल पकड़ के चलिए। इसमें क्या रहता है कि अगर जरूरत पड़े तो बूस्टर डोज देके, इंजेक्शन देके हम इस स्टेम सेल की उम्र है बढ़ा सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण मैं चीज बोलना चाहता था स्टेम सेल के बारे में कि ऑपरेशन में जो कुछ चीरफाड़ रहता है, खून खराब रहता है, इन्फेक्शन लूजने का खतरा रहता है, स्टेम सेल में सिर्फ इंजेक्शन द्वारा ये काम होता है। बस एक सुई का चुभना और बस काम हो गया। उसमें कोई चीरफाड़ नहीं है, टाके नहीं है, बेहोशी नहीं है, भूल नहीं है। हमने देखा है कि स्टेम सेल का यूजुअली हमारा फीडबैक है और रिप्लेसमेंट के फीडबैक से काफी अच्छा दिखाई देता है, यानी पेशेंट आर मोर हैप्पी विद स्टेम सेल देन द एगोनी ऑफ द रिप्लेसमेंट। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो दोस्तों, आप स्टेम सेल थेरेपी की इफेक्टिव लाइफ 10 से 15 साल मान सकते हैं और जरूरत पड़े तो बूस्टर डोज का स्कोप भी है। डॉक्टर साहब, अगला सवाल ये है कि इस स्टेम सेल थेरेपी को नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? वैसा देखा जाए तो जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्टेम सेल दोनों के रिजल्ट काफी अच्छे हैं। दोनों का सक्सेस रेट 90% के ऊपर है। मगर सिर्फ एक बात है कि एक अहम फर्क दोनों में नजर आता है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट में लगभग 4-5 दिन या 7 दिन का थोड़ा सा परहेज रखना पड़ता है बिफोर पूरा वजन देने के पहले। स्टेम सेल में हम जल्दी वेट बेरिंग शुरू कर सकते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जोड़ बदलने के बाद उसको काफी उसकी देखभाल करना पड़ता है। हम उसको ज्यादा मोड़ नहीं सकते, सिर्फ कुर्सी पे बैठ सकते हैं, मगर नीचे इंडियन स्टाइल क्रॉस लेग सिटिंग या नीचे हम वो पूरा घुटने मोड़ के पूरा मोड़ के हम ये बैठते हैं या क्रॉस लेग जिसको बोलते हैं मांडी हलन, तो वो टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट लगभग असंभव है। स्टेम सेल में वो पूरी तरह से संभव है। पूरा जॉइंट का रेंज
आपको मैक्सिमम स्टेम सेल द्वारा मिल सकता है, जॉइंट रिप्लेसमेंट द्वारा नहीं मिलता। मगर पेन रिलीफ का अगर आप दर्द देखेंगे तो टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्टेम सेल दोनों में पेन रिलीफ काफी अच्छा रहता है। स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट में स्टेबिलिटी और ज्यादा अच्छा आता है स्टेम सेल के कंपैरेटिवली, मगर स्टेम सेल में भी काफी रीजनेबल स्टेबिलिटी मिल जाता है। सो दोनों के कुछ फायदे हैं, थोड़े से लिमिटेशंस या मर्यादा है। मैं ज्यादा तौर पर आप देखेंगे कि पेन रिलीफ और रेंज ऑफ मूवमेंट यानी जॉइंट जोड़ों का मूवमेंट का रेंज आपको स्टेम सेल में बहुत अच्छा मिल जाता है। थैंक यू डॉक्टर साहब, जानकर बहुत खुशी हुई कि पेशेंट स्टेम सेल थेरेपी से ज्यादा खुश होते हैं। एक बात बताइए डॉक्टर साहब, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में तो आप पेशेंट को 2 से 3 दिन में खड़ा कर देते हैं, फिर हीलिंग के बाद फिजियोथेरेपी भी स्टार्ट कर देते हैं, फिर स्लोली पेशेंट 15 से 20 दिन बाद डेली लाइफ शुरू कर देता है। पर स्टेम सेल थेरेपी में कब विजिबल इम्प्रूवमेंट्स नजर आते हैं और रिकवरी पीरियड कितना ज्यादा होता है? उसका तो दर्द खत्म होने का जो प्रोसेस जो है वो तो तुरंत शुरू हो जाता है, तुरंत यानी 4-6 घंटे के अंदर, और 48 घंटे में उसका मैक्सिमम पेन रिलीफ आना शुरू आ जाता है। बाकी का जो कुछ कार्टिलेज तैयार होने की प्रक्रिया है वो तो धीरे धीरे चलती रहेगी, मगर जो मुख्य जो है दर्द, वो दर्द खत्म जल्दी हो जाता है। 6 घंटे के अंदर दर्द काफी कम हो जाता है, 48 घंटे के अंदर लगभग दर्द खत्म हो जाता है। स्टेम सेल की यही सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ कोई चिरफाड़ नहीं है, टाके नहीं है, दर्द वाला काम नहीं है, खून खराबा नहीं है, बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ी खासियत स्टेम सेल यही है। बेड रेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग डिस्ट्रक्टिव इन द प्रोसीजर। थैंक यू डॉक्टर बागुल आपके जवाब के लिए। दोस्तों, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आप दर्द में रिलीफ 6 से 48 घंटों के अंदर महसूस करने लगोगे, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब, अगला सवाल फिर से कंपैरिजन पर। हम ये समझना चाहते हैं कि अगर एक पेशेंट नी रिप्लेसमेंट करवाता है और एक पेशेंट स्टेम सेल थेरेपी करवाता है, तो ट्रीटमेंट के बाद उनके रिजल्ट्स और आउटकम में क्या फर्क नजर आता है? स्टेम सेल ये पुनर्जीवन शास्त्र है कि खराब या मृत कोशिका की जगह नई कोशिका का निर्माण करना, ये स्टेम सेल का मुख्य काम है। आर्थराइटिस में जो कुर्चा या कार्टिलेज खराब हो जाती है, उसकी जगह नए कुर्चा का निर्माण करना, ये स्टेम सेल का मुख्य मकसद रहता है। और हम लगभग सभी पेशेंट में नए कार्टिलेज की निर्मित कर सकते हैं, और ऐसे पेशेंट को वापिस नई जिंदगी हम दे सकते हैं। अभी स्टेम सेल थेरेपी एग्जैक्टली कैसे करते हैं, क्या है? स्टेम सेल थेरेपी सिर्फ इंजेक्शन द्वारा करने वाली थेरेपी है, जिसमें इंजेक्शन द्वारा जोड़ों के अंदर कुर्चा तैयार करने वाले जो सेल्स हैं, हम इंजेक्शन देते हैं, इंजेक्ट करते हैं। बस 5 सेकंड का काम, कोई चिरफाड़ नहीं है, टाके नहीं है, ब्लीडिंग नहीं है, और 10-15 सेकंड में ये काम हो जाता है। और पेशेंट को हम आराम से 15-20 मिनट में हम वार्ड में शिफ्ट कर सकते हैं, उसको खड़ा भी कर सकते हैं 2-4-5 घंटे के अंदर, और उसको तुरंत रिलीफ मिलता है। इतनी आसान, इतनी सरल और इतनी सेफ ये स्टेम सेल थेरेपी है। अगर आप जॉइंट पेन के बारे में या आर्थराइटिस के बारे में बात करें, तो उस स्टेम सेल ने हमारा काम काफी आसान कर दिया है, पेशेंट को रिलीफ देने का। डॉक्टर साहब, अगर मैं आपकी बात को समराइज करूं, तो स्टेम सेल वाले पेशेंट का मूवमेंट नेचुरल रहता है, जबकि नी रिप्लेसमेंट पेशेंट का मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। दोस्तों, इस बात को बेहतर तरीके से विजुअलाइज करने के लिए आप ये समझें कि स्टेम सेल थेरेपी वाला पेशेंट इंडियन पॉटी पोजीशन में बैठ सकता है, पर नी रिप्लेसमेंट वाला पेशेंट नहीं बैठ सकता। मैंने सही समराइज किया ना डॉक्टर साहब? अगला सवाल हम रिस्क फैक्टर्स पढ़ लेते हैं। जैसे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे सर्जरी के अपने रिस्क, फिर कभी कभी इन्फेक्शन का रिस्क होता है, और कभी नी अलाइनमेंट रिलेटेड इशू आने का रिस्क होता है। हालांकि इनकी प्रोबेबिलिटी कम होती है, पर होता तो है। उसी तरह से स्टेम सेल थेरेपी में क्या रिस्क इन्वॉल्व होते हैं?
जब हम लोहे का जोड़ शरीर में डालते हैं तो इन्फेक्शन का इनबॉर्न रिस्क तो रहता है, सर्जिकल प्रोसीजर का रिस्क रहता है, फैट इम्बोलिज्म का रिस्क रहता है। ऐसे लोगों में हड्डियां जो कमजोर रहती है, ऑस्टियोपोरोटिक बोन्स, इसमें इम्प्लांट डालने के टाइम भी अलाइनमेंट का दिक्कत आता है, इम्प्लांट माल पोजीशन का दिक्कत आ सकता है, क्योंकि ये परसेंट काफी लो है, 7-8% सिर्फ है, मगर 10 में से 1 पेशेंट को तो दिक्कत आती ही आती है। फॉर्चुनेटली स्टेम सेल में सिर्फ एक खतरा है, वो इन्फेक्शन का, अगर पेशेंट ने अगर हाइजीन मेंटेन नहीं किया तो, मगर इन्फेक्शन का खतरा स्टेम सेल में बहुत कम रहता है। सो लकीली स्टेम सेल सेफ भी है, इफेक्टिव भी है, काफी असरदार है, उसका साइड इफेक्ट बहुत कम है। इस विषय में, इस सब्जेक्ट में स्टेम सेल काफी बाजी मारता है, ऐसा बोलेंगे तो भी सही रहेगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब। स्टेम सेल थेरेपी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन तो बहुत ही एनकरेजिंग है, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, जब स्टेम सेल थेरेपी के इतने बेनिफिट्स हैं तो जनरली ऑर्थोपेडिक सर्जन्स इसको रिकमेंड क्यों नहीं करते हैं? नया तकनीक है और पुनर्जीवन की जो प्रक्रिया जो है वो अब तक मेडिकल साइंस में बिल्कुल नहीं है, तो नई कोशिका तैयार कर सकते हैं, इसके ऊपर सामान्य डॉक्टर का अब तक विश्वास नहीं था। मगर ऐसा देखा गया है कि जब इसके रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं, एंड एस्टोनिशिंग रिजल्ट, जो अनपैरेलल रिजल्ट आप बोल सकते हैं, जब आना शुरू हो गए, तब सभी डॉक्टर का धीरे धीरे करके विश्वास आना शुरू हो गया है। अभी आवास्कुलर नेक्रोसिस के रिजल्ट इतने बढ़िया है, तो अभी काफी हद तक बहुत ऑर्थोपेडिक सर्जन ने आवास्कुलर नेक्रोसिस का इलाज बोन मैरो एस्पिरेट स्टेम सेल द्वारा करना उन्होंने शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, बाकी के जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो टोटल नी के लिए अनफिट है, ऐसे लोगों को उन्होंने काफी उसके ऊपर वो स्टेम सेल का उन्होंने इलाज करना भी वो शुरू कर दिया है। और जैसे जैसे समय जाता है, जैसे रिजल्ट आ रहे हैं और कॉन्फ्रेंस में इसके बारे में इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच रही है, ऑर्थोपेडिक सर्जन का एक्सेप्टेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है। मुझे मालूम है आगे चल के ये एक्सेप्टेंस और बढ़ते जाएगा और स्टेम सेल और पॉपुलराइज हो जाएगा। थैंक्स डॉक्टर साहब, आपने हमारे सभी सवालों का विस्तार से और खुले मन से जवाब दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके वक्त के लिए। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको स्टेम सेल रिगार्डिंग अधिक जानकारी चाहिए या डॉक्टर साहब से परामर्श चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है +91 97 695 16280। ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। तो बाय दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, जिसमें हम डॉक्टर बागुल से स्टेम सेल थेरेपी की बारीकियों और प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल और हमारे साथ कनेक्टेड रहें। अच्छा दोस्तों, आपका दिन बहुत ही शुभ और मंगलमय रहे।